नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत, इनका रह रह कर के दर्द, भीतर की पीड़ा और कुंठा, और अब तो मैं कहूंगा कि वो बौखलाहट में परिवर्तित हो चुकी है। वो लगातार निकलती रहती है किसी ना किसी रूप में। 2019 नवंबर में जो कुछ हुआ था और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए थे, और 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जब 40 एमएलए ने उद्धव ठाकरे की लीडरशिप और फैसले और नीतियों के खिलाफ बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया, तो भी उस समय जिनको याद है पूरे घटनाक्रम को, संजय राउत सबसे अधिक वोकल थे, उद्धव ठाकरे भी वोकल थे, और ये लोग एकनाथ शिंदे को भी और बगावत करने वाले एमएलए को भी सबक सिखाने की बातें कर रहे थे। शरद पवार के साथ मुलाकातें हो रही थी। उस समय तक उद्धव ठाकरे ने रिजाइन नहीं किया था, और ये सारे एमएलए गुवाहाटी पहुंच चुके थे सूरत के जरिए, फिर गोवा पहुंच गए थे। गोवा से फिर जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तब वो सारे एमएलए बस में भर करके मुंबई लौटे थे। उस समय भी संजय राउत आग बबूला हो रहे थे, कैमरों पर कह रहे थे कि जरा मुंबई में पैर रख करके तो देखें, पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन बीजेपी ने समझदारी का परिचय दिया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। सारी पुलिस प्रशासन सब देवेंद्र फडणवीस के अधीन आ गई, जो उप मुख्यमंत्री बने थे, और फिर आराम से एमएलए भी आए, सरकार भी चली, और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हुए, अभी विधानसभा चुनाव भी हुए। विधानसभा चुनाव में फिर से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व वाली जो महायुति थी, उसने बम्पर जीत दर्ज की और सरकार बनाई। इस बार एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, और वो दोनों उप मुख्यमंत्री बन गए। अब ये जो पीड़ा है भीतर की, और पीड़ा इस बात की भी कि साहब हम तो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो लोगों की सहानुभूति हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये तो महायुति को बम्पर जीत मिल गई। 135 से ज्यादा तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अपने पास हैं, और साथ में 57 सीटें एकनाथ शिंदे की आ गई, और अजित पवार की भी अच्छी खासी सीटें आ गई। तो ये एक तरफा जीत मानी गई। तो संजय राउत रोज नई नई कहानियां बनाते हैं, और आप जानते हैं कि सोमवार से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है। तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीजें मीडिया में चल रही हैं या चलवाई जा रही हैं, जिनका लबोलुआब ये है कि जैसे एकनाथ शिंदे नाखुश हैं देवेंद्र फडणवीस से। नाखुश इसलिए भी बताए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनवा दिया गया और उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया। अब कुछ और किस्से कहानियां इसमें जोड़ी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के कई फैसलों को देवेंद्र फडणवीस ने पलट दिया है। यानी जब वो मुख्यमंत्री थे पहली सरकार में, उन्होंने तब जो फैसले लिए थे उनको पलट दिया है, और कुछ अभी के फैसलों को भी पलट दिया है। इस तरह की बातें की जा रही हैं, और इससे एकनाथ शिंदे बहुत नाराज हैं, ये भी कहा जा रहा है। अच्छा, एक घटना इस बीच और हुई थी। एकनाथ शिंदे ने अभी 21 फरवरी को एक बयान दिया था,
और उन्होंने कहा था कि मुझे हल्के में ना लें। जिन्होंने 2022 में हल्के में लिया, मैंने उनकी सरकार ही बदल दी थी और डबल इंजन की सरकार लेकर आए थे। इसलिए मेरी बात को गंभीरता से लें। विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने कहा था कि महायुति को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और हमें 232 सीटें मिली। इसलिए मुझे हल्के में ना लें। अब इसके बाद जो किस्से कहानियाँ शुरू हुई कि साहब एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को धमकाया है कि मेरे फैसलों को ना पलटें। एकनाथ शिंदे की तरफ से भी और जो अ, इनके शुभचिंतक हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के, उनकी तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया कि ये देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच का मामला नहीं है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ही एक तरीके से धमकाया है, चेतावनी दी है। और ये चेतावनी इसलिए दी है कि पिछले दिनों शरद पवार ने एक समारोह में एकनाथ शिंदे को एक पुरस्कार दिया था। उसके बाद से उद्धव ठाकरे तो, आदित्य ठाकरे तो, संजय राउत तो, ये सब जैसे बरस पड़े हैं शरद पवार पर कि साहब आप क्या कर रहे हैं? जो उद्धव ठाकरे से बगावत करके गए हैं, गद्दारी करके गए हैं, उनको आप इस तरह के पुरस्कार दे रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे ने जो भी कहा, उनके लिए कहा था। लेकिन मीडिया के जो भाई लोग हैं, जो शरद पवार को चाणक्य भी बताते हैं और जो जब से ये सारा घटनाक्रम नवंबर 2019 के बाद से चल रहा है, तब से वो मातोश्री के प्रति और उद्धव ठाकरे के प्रति भी बड़े विनम्रता के साथ लगे हुए रहते हैं, मीडिया के भाई लोग। और वो इस तरह की चीज़ों को, चिंगारियों को चलाते रहते हैं, भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। तो विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू हुआ, उस मौके पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मीडिया के लोगों ने कुछ पूछा और जब पूछा, तो फिर देवेंद्र फडणवीस ने, एकनाथ शिंदे ने और अजित पवार ने जम करके मजे लिए, चुटकियां ली। देवेंद्र फडणवीस ने तो यहां तक कह दिया, अभी रविवार को सामना में एक लेख लिखा है संजय राउत ने और ये कहा है कि 21 फरवरी को तो एकनाथ शिंदे ने धमकी दी कि मुझे हल्के में ना लें। मैंने तो 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी। तो उन्होंने कहा, सामना में जो लेख लिखा है उसमें, कि साहब इसके अगले दिन यानी 22 फरवरी को अमित शाह पुणे में थे और वहां एक होटल में एकनाथ शिंदे की सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे अमित शाह से मुलाकात हुई। और बड़ी मजेदार बात यह है कि इन्होंने दोनों की बातचीत को संवाद के रूप में सामना अखबार में लिखा है। अब ये संवाद क्या है जो इन्होंने लिखी है, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी ली है कि ये सलीम जावेद जो स्टोरी राइटर थे, रहे हैं, एक साथ कहानियां लिखा करते थे, अभी हैं दोनों, लेकिन अब दोनों साथ साथ काम नहीं करते हैं बरसों से। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये कहानियां गढ़ने में सलीम जावेद को टक्कर दे रहे हैं। अब इन्होंने वो संवाद क्या लिखे हैं जरा सुनिए। अमित शाह, क्या शिंदे जी सुबह के 4 बज रहे हैं? इतना क्या अर्जेंट है? शिंदे, आपको सब मालूम है यहां क्या हो रहा है। अमित शाह, क्या हो रहा है? शिंदे, मुझे और मेरे लोगों की घेराबंदी खुलेआम चल रही है। अमित शाह, ऐसा कैसे हो सकता है?
मैं देवेंद्र से बात करता हूँ। शिंदे कहते हैं कि मुझे दबाने की, खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। आपके भरोसे हम आपके साथ आए। आपका वादा था चुनाव के बाद मैं ही मुख्यमंत्री रहूँगा। अमित शाह, हमारे 125 से ज़्यादा लोग चुन करके आए, तो आप ऐसा क्लेम कैसे कर सकते हो? शिंदे, मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ। अमित शाह, नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ। आपको क्या चाहिए बोलो, मैं कोशिश करूँगा। तो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री का पद चाहिए। तो अमित शाह कहते हैं कि देखो भाई, ये ठीक नहीं है। अभी नहीं हो सकता, पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। तो एकनाथ शिंदे पूछते हैं कि मैं क्या करूं? तो अमित शाह ने कहा कि आप बीजेपी में मर्ज हो जाओ। आपका क्लेम सीएम पद पर तब रहेगा, बाहर का आदमी अब महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनेगा। आपका रिस्पेक्ट हमने रखा है। तो शिंदे कहते हैं कि फिर हमारी पार्टी का क्या? तो ये कहकर के अमित शाह ने कहा कि वो हमारे ऊपर छोड़ दो, वो पार्टी हमने ही बनाई है, आप चिंता मत करो। और ऐसा शाह ने कहा, ऐसा संजय राउत ने सामना के लेख में दावा किया। और इसके बाद वो बैठक जो है खत्म हो गई। और एकनाथ शिंदे जब निकले वहां से, तो बकौल संजय राउत उनका चेहरा उतरा हुआ था। ये कहानी सामना में छापी संजय राउत ने। तो इस पर जो है तरह तरह की कहानियां बननी शुरू हुई मीडिया में, सवाल उठने शुरू हुए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूंकि तीनों थे, तो तीनों ने जम करके मजे लिए। देवेंद्र फडणवीस ने वही कहा कि ये संजय राउत जो हैं, ये सलीम जावेद से टक्कर ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि संजय राउत के दिमाग में केमिकल लोचा है। वो कई बार ऐसी ही असंतुलित बातें करते हैं, काल्पनिक बातें करते हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। अजित पवार ने कहा कि जो मीटिंग सुबह 4 बजे की बताई जा रही है अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच में, वो सुबह 10 बजे थी और उसमें मैं भी था, देवेंद्र फडणवीस भी थे और एकनाथ शिंदे भी थे। और उस वो मीटिंग एक शिष्टाचार के नाते हुई थी, कट्सी मीटिंग थी। उसमें ना कोई किसी की शिकायत थी, ना कोई कुछ था, कुछ नहीं था उसमें। तो इसमें जो है कुछ हल्की-फुल्की बातें भी हुई। और वो बातें क्या थी? शिंदे ने कहा कि बस इतना ही तो हुआ है कि मैंने और फडणवीस जी ने कुर्सियां बदली हैं। अजित पवार की कुर्सी वो की वही है। तो इस पर अजित पवार ने शिंदे से मजाकिया लहजे में कहा कि साहब, अगर आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो मैं क्या कर सकता हूं? तो इस पर तीनों जो है वो ठहाके लगा करके हंसने लगे। यानी कुल मिलाकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बजट सत्र का एजेंडा है, वो तो मीडिया से साझा करने और महाराष्ट्र की जनता को बताने के लिए उद्देश्य था ही। लेकिन संजय राउत ने जो एक काल्पनिक कहानी गढ़ी और इनके मतभेद होने का दावा किया और ये शो करने की कोशिश की कि जैसे ये सरकार डगमगा रही है, इसमें अंतर्विरोध है, मतभेद है और अमित शाह से फडणवीस की शिकायतें की जा रही है। उसकी हवा निकालने का भी फैसला इन तीनों नेताओं ने लिया था। तो संजय राउत जो है वो किससे कहानियां गढ़ते हैं, क्यों गढ़ते हैं? क्योंकि अपनी हार को, विपक्ष में रहने की जो पीड़ा है, जो दंश है, उसको पचा नहीं पा रहे हैं। और यही हाल इनके नेताओं का भी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।